उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में जन्मी एक साधारण सी दिखने वाली लड़की रूपा आगे चलकर एक ऐसा नाम बनेगी जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। उस समय भारत ब्रिटिश गुलामी में जकड़ा हुआ था और औरतों को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। लड़कियों की शिक्षा तो जैसे पाप समझा जाता, लेकिन रूपा की आंखों में कुछ अलग था। एक जिद, एक आग और एक सपना, अपने देश को आजाद कराने का और महिलाओं को उनका हक दिलाने का। शुरुआत विद्रोह की चिंगारी रूपा के पिता, जो खुद एक शिक्षक थे, ने समाज के डर से उसे पढ़ाना बंद कर दिया था। लेकिन रूपा हार मानने वालों में से नहीं थी। वह रात को चुपके से अपने पिता की किताबें पढ़ती। एक रात जब वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ रही थी तो उसके दिल में बिजली सी कड़क उठी। उसने तय कर लिया, अगर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ी थी तो मैं क्यों नहीं। 2 साल की उम्र में उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें कहानियां सुनाती, स्वतंत्रता की, बराबरी की और आत्मसम्मान की। उस समय गांव के लोगों को यह सब बगावत लगता था, लेकिन बच्चों में जोश भरता गया। न्याय के लिए पहला संघर्ष 30 साल की होते ही गांव के जमींदार ने एक गरीब परिवार की जमीन हड़प ली। जब पूरे गांव ने चुप्पी साध ली, तब रूपा पहली बार सार्वजनिक रूप से जमींदार के खिलाफ खड़ी हुई। गांव की पंचायत में उसने इतने तर्क और साहस से बात की कि लोग स्तब्ध रह गए। जमींदार भले ही सत्ता में था, लेकिन उसकी सच्चाई उजागर हो गई। यह रूपा की पहली जीत थी और उसी दिन से लोग उसे छोटी झांसी कहने लगे। क्रांतिकारी बनने का सफर, रूपा की असली लड़ाई तब शुरू हुई जब उसने 30 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का निर्णय लिया। वह लाहौर गई, जहां भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी युवाओं से मिली। उन्होंने देखा कि ये लोग अपने देश के लिए जान देने को तैयार हैं। वहां उसने बम बनाना सीखा, गुप्त पत्र भेजने की कला सीखी और नकली पहचान पत्र बनाने तक की ट्रेनिंग ली। रूपा का नाम अब ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की लिस्ट में शामिल हो चुका था, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। उसने कई छद्म नामों से काम किया, कभी राजकुमारी सरोज, कभी बेगम सलीमा और कभी सीता देवी बनकर। महिला मोर्चा, एक नई क्रांति। मिनीन्सिज्म में उसने एक साहसिक कदम उठाया, भारत का पहला महिला क्रांतिकारी दल बनाया। इसमें 100 से ज्यादा महिलाएं थीं, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से थीं। इन महिलाओं ने ब्रिटिश दफ्तरों में घुसकर फाइलें जलाईं, जेलों में बंद क्रांतिकारियों के लिए भोजन और दवाइयां पहुंचाईं और कई नेताओं की गिरफ्तारी रोकने में मदद की। रूपा की इस टुकड़ी ने साबित कर दिया कि महिलाएं सिर्फ घर के लिए नहीं, देश के लिए भी लड़ सकती हैं। ब्रिटिश सरकार का सिरदर्द रूपा की गतिविधियों से अंग्रेजी सरकार भयभीत हो उठी थी। 1923 में उसे पहली बार गिरफ्तार किया गया। 3 दिन तक उस पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार किए गए, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। जेलर ने कहा, तुम औरत होकर भी इतनी कठोर हो। रूपा मुस्कुराई और कहा, मैं औरत हूं इसलिए कठोर हूं। मैं जन्म देती हूं, सहती हूं और फिर लड़ती भी हूं। सेक्स महीने बाद उसे सबूतों के अभाव में छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने जेल में भी क्रांतिकारी साहित्य फैलाया और महिलाओं को शिक्षित किया। गांधी और नेताजी के बीच की कड़ी 1935 में रूपा की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। उन्होंने रूपा की रणनीतियों की प्रशंसा की, लेकिन अहिंसा के मार्ग पर चलने की सलाह दी। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रूपा को आजाद हिंद फौज में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। रूपा एक अनूठी नेता थी। वह गांधी जी की अहिंसा में भी विश्वास रखती थी और नेताजी की शक्ति में भी। उसने दोनों के बीच एक सेतु का काम किया। जब नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई तो उसकी पहली कमांडर कैप्टन रूपा ही बनी। भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान। इंडियंस पार्टी डा का भारत छोड़ो आंदोलन उस समय का सबसे बड़ा जनविद्रोह था। रूपा ने उत्तर भारत के कई शहरों में आंदोलन का नेतृत्व किया। उसने ब्रिटिश रेल की पटरियां उखड़वाई, सरकारी भवनों में तोड़फोड़ करवाई और लाखों लोगों को सड़कों पर उतार दिया। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो रूपा आगे खड़ी हो गई और बोली, अगर मेरी लाश पर पांव रखकर आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ो, वरना लौट जाओ। यह संवाद अखबारों में छपा और करोड़ों भारतीयों के दिलों में आग लगा गया। आज़ादी की सुबह और महिला अधिकारों की मांग 9 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय रूपा दिल्ली के इंडिया गेट पर खड़ी होकर रो रही थी। वो आंसू दुख के नहीं, गर्व और तपस्या की जीत के थे। लेकिन वह यहीं नहीं रुकी।
अब उसका अगला मिशन था महिलाओं को संवैधानिक अधिकार दिलाना। वह भारत की संविधान सभा की पहली महिला सलाहकार बनी और महिलाओं के लिए शिक्षा, मताधिकार और समान वेतन के प्रावधानों की वकालत की। उसकी बातों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू को भी प्रभावित किया। अंतिम दिन, लेकिन नहीं आखिरी अनिल में जब वह 80 साल की हुई, तब तक भारत में महिलाओं की स्थिति काफी सुधर चुकी थी। उस समय के प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत की रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि दी। रूपा ने अंतिम दिनों में एक आत्मकथा लिखी, मैंने झांसी को जिया है। ये किताब आज भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। एक सर्द सुबह 1978 में उन्होंने आखिरी सांस ली। लाखों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़े, लेकिन उनके विचार, उनकी क्रांति और उनका संघर्ष आज भी जीवित है। निष्कर्ष, प्रेरणा की मूर्ति रूपा जैसी महिलाएं इतिहास नहीं पढ़ती, वे इतिहास रचती हैं।